हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 20 आपदा प्रबंधन भाग 4 पढ़ाने वाली हूँ। भाग 3 में हम लोगों ने पढ़ा था विश्व की कुछ प्रमुख आतंकवादी घटनाएं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बारे में, अपने भारत में भारतीय संसद पर हमला हुआ उसके बारे में, कुछ प्रसिद्ध होटलों के बारे में, उस समय क्या करें क्या ना करें उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आगे दंगा के बारे में पढ़ा, ट्रैफिक यातायात समस्या के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और उसके विषय में आगे थोड़ा सा हम लोगों ने पढ़ा क्या करना चाहिए। और भी आगे यहाँ लिए दिया गया है ट्रैफिक समस्या के समय क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भाग 4 में पढ़ते हैं। द्रुत गति मार्ग, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, रिंग रोड और बाईपास मार्ग की सुविधाओं का विकास करना चाहिए। नौकरी व्यवसाय पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को सप्ताह में एक दिन सार्वजनिक परिवहन सेवा का अवश्य उपयोग करना चाहिए। सीट बेल्ट का उपयोग करें। नशा करके वाहन चलाने वाले, लाइसेंस बिना के वाहन चालक, अत्यंत तीव्र गति से वाहन चलाने वाले तथा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले पर सख्त सज़ा की व्यवस्था करनी चाहिए। वाहन चालक को वाहन संबंधी आवश्यक कागजात, आरसी बुक, पीसीयू प्रमाण पत्र वाहन में अपने साथ रखना चाहिए। वाहन में प्राथमिक उपचार पेटी, फर्स्ट एड बॉक्स अवश्य रखनी चाहिए। वाहन चालक को साइड मिरर का उपयोग करना चाहिए तथा अपना संपूर्ण ध्यान वाहन चलाने में रखना चाहिए। अपना वाहन निर्धारित लेन में ही चलाएं। दरवाज़ा ठीक से बंद है इसकी जांच करने के बाद ही वाहन चलाएं। छोटे वाहनों और पैदल यात्रियों को ध्यान में रखकर रात्रि के समय डीपर लो बीम का उपयोग करें। धीमी गति से चलने वाले वाहनों को हमेशा रास्ते में एकदम बाएं तरफ चलाएं। हमेशा दाहिनी तरफ से ओवरटेक करें। ट्रैफिक समस्या न हो इसके लिए यहाँ बताया गया है कि द्रुत गति मार्ग यानी बहुत तेज़ गति से चलने वाले रास्ते, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, रिंग रोड और बाईपास मार्ग की सुविधाओं में वृद्धि करना चाहिए। नौकरी व्यवसाय पर जाने वाले हर एक व्यक्ति को सप्ताह यानी हफ्ते में एक दिन सार्वजनिक यानी सरकारी परिवहन सेवा का उपयोग अवश्य करना चाहिए। सीट बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। नशा करके गाड़ी चलाने वाले, लाइसेंस के बिना गाड़ी चालक, तेज़ गति से गाड़ी चलाने वाले तथा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले पर कठोर सज़ा की व्यवस्था करनी चाहिए। वाहन चालक को वाहन संबंधी आवश्यक कागजात, आरसी बुक का मतलब होता है कि एक तरह का दस्तावेज है जो आरटीओ में अधिकारी के पास से आप पंजीकृत है ये साबित करता है। पीयूसी का मतलब होता है कि आपका जो गाड़ी है वो प्रदूषण मुक्त गाड़ी है, प्रदूषण कंट्रोल गाड़ी है, ये साबित करने के लिए एक दस्तावेज कागज़ होता है, वाहन में अपने साथ रखना चाहिए। वाहन में प्राथमिक उपचार पेटी, फर्स्ट एड बॉक्स अवश्य रखनी चाहिए। आरटीओ मान्यता प्राप्त नंबर प्लेट ही लगाना चाहिए। वाहन चालक को साइड मिरर का उपयोग करना चाहिए तथा अपना संपूर्ण ध्यान वाहन चलाने में रखना चाहिए। दरवाज़ा ठीक से बंद है इसकी जांच करने के बाद ही गाड़ी चलाएं। छोटी गाड़ी और पैदल यात्रियों को ध्यान में रखकर रात के समय में डीपर का उपयोग करें। डीपर का मतलब होता है गाड़ी के पीछे लगे जो लाइट होते हैं उनको जलाना। वाहन चलाते समय जूता पहने। धीमी गति से चलने वाले वाहनों को हमेशा रास्ते से एकदम बाएं तरफ चलाएं। हमेशा दाहिनी तरफ से ओवरटेक करें। आगे है क्या नहीं करना चाहिए, इसको हम लोग पढ़ते हैं। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन न करें। माल सामान की हेर फेर रात्रि या सुबह के समय के अलावा न करें। वाहनों में निर्धारित क्षमता और मर्यादा से अधिक सामान या प्रवासियों का स्थानांतरण न करें। वाहन चालकों के लिए सड़क पर लिखी गई सूचनाओं, बोर्ड, संज्ञा या संकेतों को न बिगाड़ें या न मिटाएं। वाहनों की डिज़ाइन में परिवर्तन न करें। वाहन चलाते समय चालक मोबाइल का उपयोग न करे। सीट बेल्ट पहने बिना वाहन न चलाएं।
रेल की पटरी या सड़क पार करते समय राहगीर ईयरफोन या मोबाइल का उपयोग न करें। ट्रैफिक का संचालन करने वाले सुरक्षा कर्मियों की सूचना के बारे में व्यर्थ बहस न करें। अभिभावक अपने किशोर आयु के बच्चों को कानून प्रतिबंधित वाहन चलाने को न दें। दुर्घटना के समय जिज्ञासावश भीड़ लगाकर या अपने वाहनों को खड़ा करके राहत बचाव कार्यों में अवरोध न डालें। अत्यंत पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का उपयोग न करें। निर्धारित ध्वनि तीव्रता से अधिक आवाज़ करने वाले या म्यूजिक हॉर्न का उपयोग न करें। गतिशील वाहन का दरवाज़ा न खोलें। वाहन चालक को रात के समय या नहिवत ट्रैफिक में भी सिग्नल भंग नहीं करना चाहिए। वाहनों की आवाजाही वाले मार्गों या विस्तारों में बालकों को खेलने नहीं देना चाहिए। मादक द्रव्यों या शराब का नशा करके वाहन नहीं चलाना चाहिए। ट्रैफिक की समस्या न हो इसके लिए क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ हमें बताया गया है कि ट्रैफिक के नियमों का हमें उल्लंघन नहीं करना चाहिए, उसे मानना चाहिए। माल सामान एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए रात में या सुबह के समय ही ले जाएं, उसके अलावा न ले जाएं। वाहनों में जो निर्धारित क्षमता दी गई, योग्यता दी गई है, मर्यादा से अधिक सामान या लोगों को एक जगह से दूसरे जगह न ले जाएं। वाहन चालकों के लिए सड़क पर लिखी गई सूचनाओं, बोर्ड, संज्ञा या संकेतों को न बिगाड़ें या उसे न मिटाएं। वाहनों की डिज़ाइन में कोई फेरबदल न करें। वाहन चलाते समय चालक मोबाइल का उपयोग न करे। सीट बेल्ट पहने वाहन चलाते समय, उसके बिना वाहन न चलाएं। रेल की पटरी या सड़क पर पार करते समय राहगीर ईयरफोन या मोबाइल का प्रयोग न करें। ट्रैफिक का संचालन करने वाले सुरक्षा कर्मियों की सूचना के बारे में उनसे बेकार की बहस न करें। अभिभावक अपने किशोर आयु यानी कम उम्र के बच्चों को कानून में जो प्रतिबंधित वाहन उसको चलाने के लिए न दें। दुर्घटना के समय जिज्ञासावश यानी जानने की इच्छा के कारण भीड़ लगाकर या अपने वाहनों को खड़ा करके राहत बचाव के कार्यों में बाधा पैदा न करें। बहुत ही पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का प्रयोग न करें। निर्धारित ध्वनि तीव्रता से अधिक आवाज़ करने वाले या म्यूजिक हॉर्न का प्रयोग न करें। गतिशील यानी बहुत तेज़ से चलने वाले गाड़ी का दरवाज़ा न खोलें। वाहन चालक को रात के समय या नहीं के समान ट्रैफिक में भी सिग्नल तोड़ना नहीं चाहिए। वाहनों के आने जाने वाले रास्तों या विस्तारों में बालकों को खेलने नहीं देना चाहिए। मादक यानी नशीले द्रव्यों या शराब का नशा करके गाड़ी चलाना नहीं चाहिए। आगे है आपदाओं का मानव जीवन पर प्रभाव। जो आपदाएं हैं प्राकृतिक है या मानव सर्जित हैं, तो उनका मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, असर डालता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपदाओं का प्रभाव कम या ज़्यादा मात्रा में सभी लोगों पर पड़ता है, परंतु उसके सबसे बुरे प्रभाव गरीब तथा अभावग्रस्त लोगों पर सविशेष दिखलाई पड़ता है। सामान्य तौर पर आपदाओं के प्रभाव को 4 प्रकारों में बांटा जा सकता है। यहाँ बताया गया है आपदाओं का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर पड़ता है, सभी पर कम या ज़्यादा, लेकिन सबसे बुरा प्रभाव गरीब जो होते हैं या जिनके पास कुछ नहीं होता है, वो कमी से जूझते रहते हैं, उन पर खास कर इनका प्रभाव दिखाई देता है। साधारण तौर पर आपदाओं के प्रभाव को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आपदाओं के भौतिक प्रभाव। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। चल अचल संपत्ति को भारी हानि पहुंचती है अथवा वह नष्ट हो जाती है। सड़क, रेल मार्ग, पुल, बिजली, गैस आपूर्ति, संदेश व्यवहार व्यवस्था जैसी ढांचागत सुविधा को भारी क्षति पहुंचती है, जिसका तत्काल निर्माण भी नहीं किया जा सकता। बाढ़ के कारण कृषि योग्य उपजाऊ भूमि के भारी कटाव और अपक्षरण ऐसी हानि है जिसकी पूर्ति लंबे समय तक भी नहीं की जा सकती। आपदाओं के भौतिक प्रभाव असर के बारे में यहाँ बताया गया है। चल अचल का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाला संपत्ति चल, और एक ही जगह पर स्थिर रहने वाले संपत्ति को अचल कहते हैं। तो चल अचल संपत्ति को भारी नुकसान पहुँचती है अथवा वो नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। सड़क, रेल मार्ग, पुल, बिजली, गैस आपूर्ति, संदेश व्यवहार व्यवस्था जैसी ढांचागत सुविधा को बहुत नुकसान पहुंचता है,
जिसका तुरंत निर्माण नहीं किया जा सकता। बाढ़ के कारण कृषि के योग्य उपजाऊ भूमि के भारी कटाव और अपक्षरण यानी जो टूट कर गिरता हो उसे अपक्षरण कहते हैं, ऐसी हानि होती है जिसकी पूर्ति लंबे समय तक नहीं की जा सकती। दूसरा है जनजीवन पर प्रभाव। लोगों के जीवन पर उसका क्या असर होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपदाओं में अनेक लोगों की जान चली जाती है तो बहुत से लोग अस्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं। सामान्य नागरिकों का स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। जिन्होंने अपने स्वजनों को खोया है वे भारी आघात और हताशा में होते हैं। उन्हें उस मानसिक वेदना से बाहर निकालना कठिन काम है। कुछ बालक अनाथ हो जाते हैं तो किन्हीं वृद्धों का सहारा छिन जाता है, जिससे विषम परिस्थिति में पहुंच जाते हैं। इनके पुनर्वास का कार्य भारी झंझट श्रम का है। लोगों को जीवन में कठिनाइयां और तकलीफ भोगनी पड़ती है। आपदा के कारण जनजीवन पर, लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में यहाँ बताया गया है कि आपदाओं में अनेक लोगों की जान चली जाती है। बहुत लोग ऐसे हैं जो हमेशा के लिए अपाहिज हो जाते हैं। साधारण नागरिकों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। जिन्होंने अपने लोगों को खोया है वे भारी आघात यानी दुख और निराशा में होते हैं। उन्हें उन मानसिक वेदना से, दुख से बाहर निकालना बहुत मुश्किल काम है। कुछ बालक अनाथ हो जाते हैं, उनका परिवार छिन जाता है तो किन्हीं बूढ़े का सहारा छिन जाता है। ऐसे कठिन स्थिति में पहुंच जाते हैं। इनको फिर से बसाने का काम बहुत ही झंझट का काम है, मुश्किल काम है, मेहनत का काम है। लोगों को जीवन में कठिनाइयाँ और तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं, भोगना पड़ता है। आगे तीसरा है आपदाओं का आर्थिक प्रभाव। आपदाओं के बाद पुनर्निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर भारी वित्तीय पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसका सीधा प्रभाव चालू विकास योजनाओं पर पड़ता है। वित्तीय संसाधनों की कमी उत्पन्न होने से योजनाओं को पूरा करने की अवधि बढ़ जाती है। औद्योगिक इकाइयाँ फिर से कार्यरत बने तब तक बेरोजगारी का प्रश्न विकट बनता है। आपदाग्रस्त विस्तार के लोगों की आर्थिक दशा कमज़ोर हो जाती है। आपदाओं के आर्थिक असर के बारे में यहाँ बताया गया है कि आपदाओं के बाद फिर से निर्माण कराने के लिए बड़े मात्रा में खर्च के लिए पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिसका सीधा असर चालू विकास की योजनाओं पर पड़ता है। वित्तीय संसाधनों की कमी पैदा होने से योजनाओं को पूरा करने की समय भी बढ़ जाती है। औद्योगिक इकाइयाँ फिर से कार्यरत बने, काम करना शुरू हो, उसको आगे बढ़ाया जाए, तब तक बेरोजगारी का प्रश्न कठिन बनता है। आपदाग्रस्त विस्तार के लोगों की आर्थिक दशा कमज़ोर हो जाती है। आगे चौथा है आपदाओं के सामाजिक प्रभाव। आपदाग्रस्त इलाके से लोगों का स्थलांतरण या पलायन उस विस्तार के सामाजिक ढांचे को प्रभावित करता है। सामाजिक उत्सव तथा सार्वजनिक समारोह के प्रसंग फीके तथा पहले की तुलना में नीरस बन जाते हैं। उनके मूल स्वरूप में आने में वर्षों लग जाते हैं। सामाजिक ताने बाने में परिवर्तन आने से सामाजिक संस्थाएं कमज़ोर हो जाती हैं। आपदाओं के सामाजिक असर के बारे में यहाँ बताया गया है कि आपदाग्रस्त यानी जहाँ आपदा हुआ है ऐसे इलाकों से लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना या वहाँ से वो लोग जाते हैं, उस विस्तार के सामाजिक बनावट को प्रभावित करते हैं। सामाजिक उत्सव और सार्वजनिक समारोहों के प्रसंग फीके यानी बेरंग और पहले की बराबरी में बिल्कुल खाली हो जाते हैं। उनके मूल स्वरूप में आने में सालों लग जाते हैं। सामाजिक ताने बाने में बदलाव आने से सामाजिक संस्थाएं कमज़ोर हो जाती हैं। आगे पढ़ते हैं। आपदाओं के पश्चात पुनर्स्थापन मतलब आपदाओं के बाद फिर से बसाना, लोगों को उनकी स्थापना करना, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। आपदा में पहला काम बचाव, दूसरा क्रम यानी काम राहत पहुंचाना और तीसरा अंतिम पुनर्वास का क्रम आता है। आपदाओं के स्वरूप के मुताबिक पुनर्वसन की आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। भूकंप, बाढ़ या चक्रवाती तूफान के बाद बड़े पैमाने पर आवासों का निर्माण करना पड़ता है। अकाल के बाद लोगों के लिए नई रोजगारी की व्यवस्था करनी
कृषि क्षेत्र के लिए साधन सहायता की व्यवस्था करनी पड़ती है। विषाणुजन्य महामारी के बाद भविष्य में बचाव हेतु बड़े पैमाने पर लोक जागृति और लोक शिक्षण के कार्यक्रम आयोजित करने पड़ते हैं। ढांचागत सुविधा के क्षतिग्रस्त होने से उनके पुनर्निर्माण का काम भारी अवरोधों के बीच करना पड़ता है। जिस परिवार में मात्र 1 या 2 व्यक्ति बचे हों, उस परिवार का पुनः स्थापन बहुत कठिन काम है। जिन लोगों ने विनाश को प्रत्यक्ष देखा है, उन्हें मानसिक आघातों से छुटकारा दिलाने हेतु मनोचिकित्सक की व्यवस्था यदि समय पर न हो तो वह आगे चलकर बुरे परिणाम ला सकते हैं। बच गए लोगों में से अस्थायी रूप से विकलांग हो चुके लोगों के लिए प्रशिक्षण रोजगारी की व्यवस्था जरूरी है। इस तरह आपदाओं के बाद का पुनर्स्थापन एक चुनौती भरा कार्य है। योग्य आयोजन करके चरणबद्ध अमल में लाने से उसे अच्छी तरह पूरा किया जा सकता है। यहाँ आपदाओं के बाद पुनर्स्थापन के बारे में बताया गया है कि जब आपदा आती है तो उसके बाद पहला काम होता है लोगों का बचाव करना, फिर दूसरा काम होता है आपदा से घिरे लोगों तक राहत पहुँचाना और तीसरा काम होता है जिनका घर उजड़ गया उनको फिर से बसाना। आपदाओं के स्वरूप में के मुताबिक पुनर्वसन की यानी फिर से उनके बसाने की आवश्यकता भी अलग अलग प्रकार की होती है। भूकंप, बाढ़ या चक्रवाती तूफान के बाद बड़े मात्रा पर आवासों यानी घरों का निर्माण करना पड़ता है। अकाल के बाद लोगों के लिए नई रोजगार की व्यवस्था करनी पड़ती है। कृषि क्षेत्र के लिए खेती के लिए साधन सहायता की व्यवस्था करनी पड़ती है। विषाणुजन्य यानी विषाणु से उत्पन्न रोग महामारी के बाद भविष्य में बचाव के लिए बड़े पैमाने पर लोगों को जागृत करना और लोक शिक्षण के कार्यक्रम आयोजित करने पड़ते हैं। ढांचागत यानी बनावट के सुविधा के क्षतिग्रस्त होने से उनके फिर से निर्माण का काम भारी रुकावटों के बीच करना पड़ता है। जिस परिवार में मात्र 1 या 2 व्यक्ति बचे हों, उस परिवार को फिर से बसाना बहुत कठिन काम है। जिन लोगों ने विनाश को अपने आँखों से देखा है, उन्हें मानसिक आघात से छुटकारा दिलाने के लिए मनोचिकित्सक की व्यवस्था यदि समय पर न हो सके तो वह आगे चलकर बुरे परिणाम ला सकता है। बच गए लोगों में से अस्थायी रूप से हमेशा के लिए विकलांग अपाहिज हो चुके लोगों के लिए प्रशिक्षण रोजगार की व्यवस्था जरूरी है। यहाँ कह रहे हैं कि इस तरह आपदाओं के बाद फिर से स्थापना करना एक चुनौती भरा कार्य है। योग्य आयोजन यानी सही उचित आयोजन करके चरणबद्ध यानी एक के बाद एक लागू करने के लिए उसी अच्छी तरह पूरा किया जा सकता है। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त हुआ। वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आपका सत्र पूरा हुआ, द्वितीय सत्र। अब आप लोग को लेसन जिनका पूरा नहीं वो लेसन पूरा करें और इसके बाद आप लोग को तैयारी करना है एग्ज़ाम के लिए। अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।